तो चलिए सुनिए बच्चा, अगर आपके पास कोई नोट्स है, किसी के पास कोई बुक है, तो मेहरबानी करके आओ उसको शांत रखिए कुछ टाइम के लिए। पेन और बुक भी साइलेंट रखिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो ये डिमांड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को। जितनी आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, उतना ये सब्जेक्ट आपके लिए फ्रूटफुल बनेगा। ठीक है बच्चा, डरना नहीं है और इंटरेक्टिव रहो। वो टीचिंग मैंने पहले भी बोला, आज भी बोलता हूँ, वो टाइम गुजरा है जब लोग या जब बच्चे क्लास में बैठते थे और टीचर यहाँ पर डिक्टेट करता था, पढ़ाता था, आप लोग पैसिव लिसनर्स और स्पेक्टेटर्स की तरह बनकर बैठे होते थे और तमाशा देख रहे थे। अब तमाशा नहीं है, आया समझ? अब घर जो और दुनिया को तमाशा दिखा। समझ में आया बच्चा? तो सुनो, मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। कोई कुछ नहीं लिखेगा। देखो मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं हूँ। जैसे अक्सर मैंने देखा है, मैं यूट्यूब कभी कभार विजिट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पीछे से ये आज के जो स्मार्ट बोर्ड से इस पर एक समरी आ जाती है, कंसेप्ट आ जाता है और टीचर यहाँ से लाइन बाय लाइन डिलीवर करता है। इकोनॉमिक्स वो नहीं है, आया समझ? ये सोशियोलॉजी नहीं है, ना ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये इकोनॉमिक्स है। आया समझ बच्चा? ये आर्ट्स फील्ड का वाइड सब्जेक्ट है जिसमें नोबेल प्राइज मिलता है। इसीलिए आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसको पढ़ा होगा, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल तक ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, किसी ने +2 में छोड़ा होगा। अब हम वहाँ डीप नहीं जाएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा वो बेसिक से रहेगा और मेहरबानी करके पूरा अटेंशन बोर्ड की तरफ होगा। एट द एंड या बीच में से मैं कभी आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछूंगा तो उस टाइम आप मुझे कलेक्टिवली जवाब दीजिएगा, इंडिविजुअली मैं जाना नहीं पसंद करूंगा। ठीक है बच्चा? इकोनॉमिक्स को हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम बात करेंगे एक मॉडर्न नहीं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। द कंसेप्ट इज नोन एज इकोनॉमी। राइटिंग मेरी समझ में आती है, मुझे इस बोर्ड पर लिखना ठीक ठाक आता है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि टीचर प्रोफेशन से हूँ। तकरीबन 12 साल से बच्चों के साथ आप लोग मेरी दुनिया बन चुके हो और मेरी इस दुनिया में बड़ा खुश हूँ। जॉब की कोई टेंशन कभी रही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी यादें आप लोगों के साथ जुड़ जाती है, मेरा दिन भी आपके साथ शुरू होता है और रात के 9 बजे तक फ़ोन के जरिए किसी न किसी के जरिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ। तो टॉपिक क्या लिखा मैंने जरा जोर से, जैसे 3rd क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। छोड़ो, क्या लिखा? इकोनॉमी। मुझे प्रोनाउंसिएशन आपकी नहीं चाहिए, ये आप इंग्लिश क्लास नहीं पढ़ रहे हो। अगर तो खुरदुरती हुई ना, मेरी तीत समझ। ठीक है बच्चा? अब क्या लिखा मैंने? इकोनॉमी। समझ में आया? अब आज पहली बार मेरे जिगर के टुकड़े याद नहीं रखेंगे, बल्कि जहन के अंदर फिक्स करके रखेंगे इकोनॉमी सर ने क्या पढ़ाया और इकोनॉमी क्या होती है। आप में से मुझे बोलो, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के कितने लड़के हैं यहाँ पर? जरा वो हाथ खड़ा करो, 2-4 बंदे। एक ही है, बाकी शायद गांव से आते हैं। बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से है कोई? बारामूला डिस्ट्रिक्ट से है कोई? मैं भी बारामूला से हूं। सुनो मेरा बच्चा, सुनो सुनो, याद कीजिए अपना, हाँ याद कीजिए अपना पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उस टाइम भी मैंने बोला, एक बार फिर रिवाइज करके बताता हूं मैं अपने जिगर के टुकड़ों को, वो एक्टिविटी जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। पढ़ाया था ना? तो हमने उस टाइम आपको पढ़ाया था ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेनली कितनी होती है? 3। क्या क्या? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। क्या होता है? अगर तो इधर के लिए क्या फायदा? जवाब दियो मेरा बच्चा। मैं 7 क्लास देकर आया, जब मेरी लेवल ऑफ एनर्जी ये है, तो आप लोग तो बैठे हो, आप वाटर बोतल सामने रखी है, किसी ने स्नैक्स भी सामने रखा होगा, किसी ने जूस भी रखा होगा, तो जवाब दियो। हाँ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ये इकोनॉमी की मेन एक्टिविटीज होती है। क्या होती है? फिर से बोलो, क्या क्या एक्टिविटी होती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। गुड, चलो देखते हैं हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा? इकोनॉमी। अब देखो, इधर मैं लिखूंगा इकोनॉमी कुछ भी नहीं होता, ये सिंपल एक वर्ड होता है, जिस जो मैंने इधर लिखा। क्या लिखा? हाँ जवाब दीजिए प्लीज। इकोनॉमी का मतलब एरिया। सबको आता है ना? मुझे कश्मीरी में ज्यादा फीजेबल लगता है पढ़ाना, लेकिन खैर अब तो आप लोगों को आदत होगी इन चीजों की। हाँ बताओ मुझे बच्चा, क्या लिखा मैंने? इकोनॉमी का मतलब एरिया। भूलना नहीं, हमेशा याद रखना है। तो एक एरिया, जिस एरिया में हम ये 3 एक्टिविटी करेंगे, वो एरिया, उस एरिया की इकोनॉमी बनेगी। क्या बनेगी? अब अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे श्रीनगर की इकोनॉमी बता क्या है, तो हिचकिचाना नहीं है, सिंपल बोलो, श्रीनगर का एरिया, इसमें होने वाली प्रोडक्शन, इसमें होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें होने वाली।
सकचा ओसमत वनिसान केमिस गोबरस ओस इत पता इकोनॉमी? किसी को पता था? आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछेगा बता इकोनॉमी क्या है, कुछ नहीं बोलना, बोलना हमें सर ने बताया है इकोनॉमी का मतलब एक एरिया होता है जिस एरिया के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और कंजप्शन करते हैं। समझ आवा? तो लाइव में थोड़ा आपको अलग तरीके से जो को बताता, लेकिन हम शायद लाइव जा रहे हैं तो आपको समझ में आया अच्छे से। अब हमने देखा इकोनॉमी क्या है बच्चा, ये एक एरिया है जिस एरिया में हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन। अगर मेरे किसी बच्चे को कल किसी ने पूछा बता बड़गाम की इकोनॉमी क्या है, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग को जोर भी नहीं देना है। सर ने बताया बड़गाम की इकोनॉमी बता, बड़गाम में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉरी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और क्या कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको बोला जाएगा कश्मीर की इकोनॉमी पढ़ो, आप एनडी बेच के लिए आए हो ना, तो आपको इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना है। तो इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हम क्या पढ़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर का प्रोडक्शन, जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रीब्यूशन और जम्मू एंड कश्मीर का। समझ आया? मजा आया वहां के? आ रहा है? वेरी गुड। तो इसी तरह से हम यहां पर अगर आपको पढ़ाएंगे इंडियन इकोनॉमी, क्या पढ़ेंगे मेरा बच्चा? इंडियन इकोनॉमी। तो क्या होगा इंडियन इकोनॉमी में? We have to simply go through the production, distribution, consumption activities of Indian economy. ठीक है बच्चा? भूल जाओगे तो नहर को इसको दिमाग इस पर ऊपर समझ में आया बच्चा? अब इन इकोनॉमीज का थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? देखो बच्चा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन अगर आप इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करते हो तो ये आपकी इकोनॉमी को डेवलप्ड भी बना सकता है, ये आपकी इकोनॉमी को डेवलपिंग भी बना सकता है और यही आपकी इकोनॉमी को बैकवर्ड भी रख सकता है। तो इट मीन्स एफिशिएंट प्रोडक्शन मीन्स डेवलपमेंट, इट मीन्स एफिशिएंट कंजप्शन, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डेवलपमेंट। और जैसे आप अपनी इकोनॉमीज में क्या करोगे, याद रखना मेरा बच्चा, जैसे आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होंगी वैसे आपकी डेवलपमेंट की लेवल नजर आएगी, जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज होंगी वैसे आपका डेवलपमेंट प्रेजेंट होगा, और जैसे आपकी कंजप्शन एक्टिविटीज होंगी वैसे आपका डेवलपमेंट प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो इन चीजों को नजर में रखकर होता क्या है, इन चीजों को नजर में रखकर हमारी इकोनॉमी का एक सिस्टम डेवलप होता है। क्या होता है? अब मुझे बोलो इकोनॉमी क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटी? प्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? अब इस सिस्टम को हम आगे डिफाइन करेंगे बच्चा। आगे आप देखें, मैं ऐसे लिखूं कि मैं डिफाइन करूं चीजों को, तो ऐसे पढ़ो बच्चों तो खत्म है वो खेल। मेरा जिगर आप लोग जॉब एस्पिरेंट्स बैठे हो, आपको क्लास 11 और 12 इकोनॉमिक्स पास नहीं करनी है। अगर कहाँ 11 12 इकोनॉमिक्स पास करने तुम वो क्वेश्चन बस वो याद करो, उसी से पेपर आता है। ठीक है बच्चा? आप लोग जॉब के लिए आए हो और जॉब छोड़ो, यहाँ से जो पढ़ोगे इस लायक बन जाओ कि इसको कहीं पर डिलीवर कर सको। ठीक है बच्चा? हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, जो आप यहाँ पर पढ़ोगे आप उसको डिलीवर कर सको बाद में, इसको पढ़ाई करना कहते हैं। अब देखो, इस सिस्टम को नजर में रखकर हमारे पास इकोनॉमीज डिफरेंट तरह की बनती है। क्या बनती है? सबसे पहली इकोनॉमी जो हमारे पास आती है, जिसको मैं इधर लिखूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमीज। इकोनॉमिक्स के दो ही टाइप्स है, ब्रांच बहुत सारे टाइप्स में वहां पढ़ेंगे कभी। फिलहाल आप बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की। इकोनॉमीज को नजर में रखकर हमारे पास इकोनॉमीज की कुछ टाइप्स बनते हैं। सबसे पहले सबसे आसान में लिखूंगा एक इकोनॉमी जिसको वाइब्रेंट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? देखो, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, वो बोलेंगे सर बुक में हमने कई बार देखा है, वहां पर तो पहले डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, फिर डेवलप्ड होती है, फिर स्टैग्नेंट होती है, फिर वाइब्रेंट होती है, फिर लीस्ट डेवलप या बैकवर्ड होती है। अपने बीच में से क्यों निकाला? क्योंकि मुझे सीड अभी सो करना है, मैं अभी बीज बो रहा हूं, अभी आप लोग मेरी फ्रूट्स नहीं हो, अभी आप लोगों के लिए मुझे सीड बोना है। मैं वही से स्टार्ट करूंगा जो सिंपल रहेगा और एंड करूंगा मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज पे। ठीक है? अगर वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड बने, ये सारे जिगर के टुकड़े जो बैठे हैं दब सारा इमला दिन बने इसके दिन तान। ठीक है? उन गोड़े ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ो। नाउ लिसन, क्या होता है वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब? पहले सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखो। आप लोग दिन ब दिन ग्रो करते हो कि पीछे चले जाते हो? आप लोग दिन ब दिन ग्रो करते हैं ना, आप लोगों का वेट बढ़ता होगा, आप लोगों का आईक्यू बढ़ता होगा, आप लोगों का रहना सहना बदलता होगा। बदलता है कि नहीं बदलता है? अगर आप में से कोई एक बेटी मेरी ऐसी है जो स्टैग्नेंट है, पिछले 10 सालों से उसका कुछ भी नहीं बदला है, ना उसका वेट बदला है, ना उसकी हाइट बदली है, ना उसका आईक्यू बदला है, ना उसका कुछ बदला, वो सब सेम।
तो ऐसे बंदे को हम वाइब्रेंट नहीं कहते। वाइब्रेंट एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें रेगुलर इंटरवल्स में चेंज आती रहती है, जो एक ही पोजीशन पर फिक्स होकर ना रहे, जो एक ही पोजीशन पर रुक कर ना रहे। क्या होती है वाइब्रेंट इकोनॉमी? वेरी गुड। जो इकोनॉमी, देखो मेरा बच्चा, मैं 3 से 4 लेक्चर्स में सिंपल रहूंगा, क्योंकि पहले मुझे आपके माइंड को थोड़ा बिल्ड करना है, तैयार करना है मुझे इकोनॉमिक्स के लिए, इसलिए मैं चीजें बड़ी सिंपल रखूंगा। तो मेहरबानी करके इनको सिंपल वे से ही अंडरस्टैंड करो। तो वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? ये होता है मोस्ट चेंजेबल इकोनॉमी, जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आती रहती हो। आज इस तरह की प्रोडक्शन है, कल इस तरह की प्रोडक्शन होगी, दूसरे दिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तीसरे दिन उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी। आज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है, कल इससे बदल जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद और बदलेगी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह कंजप्शन के साथ भी होगा। तो सिंपल याद रखिएगा, वो इकोनॉमी जिसमें रेगुलर इंटरवल्स में चेंजेस आती रहेंगी, जो एक ही पॉइंट पर स्टक होकर ना रहे, जो बदलती रहे, ग्रो होती रहे, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेंट इकोनॉमी। आया समझ आया बच्चा? जरा कसम खाओ, क्लास ना जिद रहा। वेरी गुड। हाँ, गलत नहीं बोला, इसको अदरवाइज नहीं लेना, मेरा अपना ये मैं इकोनॉमिक्स को, हाँ बेटा, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। वाइब्रेंट सिंपली मीन्स, वाइब्रेंट इधर मैंने ग्रोथ नहीं बताया, वाइब्रेंट इधर मैंने कोई डिप्रेशन, कोई बूम, कोई रिसेशन नहीं बताया। मैं सिंपली बात करता हूं वो इकोनॉमी जो चेंजेबल होगी, दैट इज मैंने वर्ड चेंज लिखा। अदरवाइज अगर मुझे लिखना होता वाइब्रेंट मीन्स ग्रोथ, तो मैं ग्रोथ लिखता या डेवलपमेंट लिखता। मैंने क्या लिखा? और चेंज में दोनों आएगी। अगर आप बढ़ रहे, अगर कोई वजन कम कर रहा है वो भी वाइब्रेंट, अगर किसी का वजन बढ़ रहा है वो भी क्या है? वाइब्रेंट। मौलवी साहब समझा जिमा नमाज को पढ़ना हुआ कुंजा है? हाय गुबूर, कोई नहीं पढ़ना बन गए। हाँ, अब आया समझ वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या है। और दुनिया में आपको मैं 2 कंट्रीज की इकोनॉमी बताऊंगा जो सबसे मोस्ट वाइब्रेंट मानी जाती है। आप लोगों को अगर मैं बोलूंगा दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री का नाम बताओ, जरा बोलो। स्विट्जरलैंड। मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमी स्विट्जरलैंड की। कुछ लोग कहते हैं डेवलप्ड है, लेकिन मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमी मानी जाती है, सबसे ज्यादा चेंजेस, लेकिन वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन है। पॉजिटिव वाइब्रेशन जो अभी बोला ग्रोथ कर रहा है। समझ में आया? फिलहाल कंसेप्ट को समझो, उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा बच्चा। इसके बाद दूसरी इकोनॉमी हमारी होती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या होती है मेरा बच्चा? आप बोलो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? वो इकोनॉमी जो पिछले कम से कम इकोनॉमिक्स ने एक ये दिया है, टाइम फ्रेम दिया है, वो इकोनॉमी जो कम से कम पिछले 1 से 2 डिकेड्स के लिए एक ही जगह पर स्टक हुई है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। अगर ग्रोथ जा भी रही तो वो लीस्ट कंसर्न से जा रही, मतलब बहुत कम, ना के बराबर जा रही है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? स्टैग्नेंट। लेबनान को लीजिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। सूडान को लीजिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। समझ में आया बच्चा? इसी तरह से वेनेजुला को लीजिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। मोज़म्बिक को लीजिए, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। ये नाम बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, मैं आपको इजी 2 नाम बताऊंगा बेटा, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आता है। मैं आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहा हूं, मुझे पता है क्वेश्चन कहां से आएगा, फिलहाल आप याद रखो। और एक कंट्री में बताऊंगा जो कि स्टैग्नेंट इकोनॉमीज में आती है, वो इकोनॉमी आपकी जिम्बाब्वे है। आफ्टर 2000 के बाद जिम्बाब्वे की इकोनॉमी स्टैग्नेंट मानी जाती है, क्योंकि 2000 में हाइपर इन्फ्लेशन देखना पड़ा जिम्बाब्वे, वहां नहीं जाएंगे, इन्फ्लेशन की बात होगी। फिलहाल मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को कॉन्ट्रास्ट करके दिया। एक वो इकोनॉमी जो हर इंटरवल में बदलेगी, चेंज होती रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? और वो इकोनॉमी जो पिछले 20 सालों से एक ही पोजीशन पर स्टक होकर बैठी है, उसको क्या बोलेंगे? आया समझ? पीछे मेरा एक जिगर का टुकड़ा है, बहुत अच्छा है, ये च्युइंगम चबा रहा है, जो कि अच्छी आदत नहीं है, खैर हमारा चलेगा अभी। हाँ, 1 से 2 डिकेड्स, मतलब 10 से 20 साल। ये जिगर का टुकड़ा मुझे बताएगा, आप नहीं बताओगे, ये मुझे बताएगा इसको वाइब्रेंट, और अगर कोई बोलेगा वाइब्रेंट और स्टैग्नेंट इकोनॉमी डिफरेंशिएट करो, क्या बात क्या बोलोगे आप उसको? एग्जैक्टली, वाइब्रेंट इकोनॉमी वो है जो चेंजेबल होगी, जो अपने सिनेरियोस, अपने सिचुएशंस को कंटिन्यूअसली तब्दील करती रहती, बदल रहती। और स्टैग्नेंट क्या है? इसमें आपकी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक पोजीशन एक ही जगह पर स्टक हो, कोई ग्रोथ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। समझ में आया? आप में से अगर कोई 12th क्लास का बच्चा, उसने मूवमेंट और शिफ्ट का पढ़ा होगा, खैर वहां में नहीं जाऊंगा मैं। इसके बाद तीसरी इकोनॉमी को लेते हैं यहां पर। कौन सी इकोनॉमी को लेते हैं? रिपीट करेंगे थोड़ा। आज हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी एक एरिया है जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन करते हैं। जिस एरिया का भी हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन पढ़ते हैं, वो इस एरिया की क्या बन जाती है? इकोनॉमी। तो एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। उसमें एक्सचेंज भी आएगा, रिसोर्स भी आएगा, लेकिन मैंने 3 मेन एक्टिविटीज बताया।
उसके बाद जिगर का टुकड़ा आगे देखो प्लीज। उसके बाद हमने इकोनॉमीज का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। सबसे पहली इकोनॉमी हमने क्या ली? वाइब्रेंट इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, एक ही पॉइंट पर ये आपको नहीं मिलेगी। अगर ये जून के, आज जुलाई चल रहा है शायद, अगर जुलाई के महीने में इस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 2% है तो मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त ये 3% पर जाए या 1.5% पर ये आके रुक जाए। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें कंसिडरेबली चेंजेस देखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? और वो इकोनॉमी जो स्टक होकर रह जाती है एक ही जगह पर कम से कम 10 से 20 सालों के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। आपको समझ आया बच्चा? मैंने मुझे बनाना का ऐसा समझ, मैं खुद जो नहीं किया बुस वारिया कमजोर, ठीक है, लेकिन जवाब दियो मेहरबानी करे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। एक और इकोनॉमी का पोस्टमार्टम करते हैं। द इकोनॉमी इज नोन एज डेवलपिंग इकोनॉमी। किसका? डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कंसेप्चुअल लर्निंग। और एक टाइप ऑफ इकोनॉमी जिसको हम क्या कहेंगे? तो ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो डेवलपमेंट के रास्ते पर आ चुकी है लेकिन अभी फुली डेवलप्ड नहीं है। समझ आया? क्या है ये इकोनॉमी? ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो डेवलपमेंट के रास्ते पर खड़ी है, डेवलपमेंट की गाड़ी में ये सवार है, लेकिन जिस स्टेज पर उसको जाना है ना, उस स्टेज पर अभी ये नहीं पहुंचे। हाँ, इसमें आपको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। क्या साइन मिलेगा? सर इसमें ग्रोथ रेट जो है वो काफी कंसिडरेबल रहता है। इसमें प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझ में आया? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिन ब दिन बेटर होता है, कम नहीं होता है। इसमें कंजप्शन दिन ब दिन बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। इसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज होता है, सस्टेनेबल वे से यूटिलाइज होता है, कम नहीं होता। तो वो इकोनॉमी जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन डेवलपमेंट और बढ़ रही है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? अब सर इसको डेवलपमेंट तक पहुंचने में किस चीज की रुकावट है? बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पढ़ेंगे। पोवर्टी एलिवेशन एक इशू है, इलिटरेसी को दूर करना एक इशू है, एम्प्लॉयमेंट को पीक पर पहुंचाना एक इशू है। आया समझ? वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा इशू रहता है। इसी तरह से सेक्स रेशो के बीच का जो गैप है उसको कम करना बड़ा इशू। ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं इकोनॉमी में जिस पर पैसा लगता है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी बाकी प्रोसेस आगे नहीं कर पाती है। तो समझ आया बच्चा? अब बोलो डेवलपमेंट इकोनॉमी क्या है? सर ये वो इकोनॉमी जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आया? इसमें पॉजिटिव ग्रोथ देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगी और कंजप्शन भी बढ़ेगी। किस किस को समझ में आया? कितनी इकोनॉमीज पढ़ी? पहली वाली बताओ, दूसरी बताओ, तीसरी बताओ। कौन सी इकोनॉमी है जो पिछले 20 सालों से एक ही पॉइंट पर स्टक हुई है? ऐसी एक इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। ऐसी इकोनॉमी जो कंसिडरेबली चेंज करती रहती है अपनी पोजीशन को। अच्छा, एक एरिया जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, उसको क्या बोलेंगे? समझ आ रहा है? अब आप ही मुझे पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं गाइड कर रहा हूं, पढ़ा आप मुझे। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा, डेवलपिंग इकोनॉमी के मैं यहां पर एक पोस्टमार्टम करूंगा थोड़ा बहुत। हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस में आती है? डेवलपिंग। और चाइना इकोनॉमी भी डेवलपिंग में आती है। सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था जब मैं यहाँ पर आया, इनका इंटरव्यू मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे बोला, आप मुझे बता चाइनीज इकोनॉमी क्या है? मेरी नज़र नहीं थी कंसेप्ट पर, थोड़ा बहुत मैं इमोशनली डिस्टर्ब था उस दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, क्योंकि फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल से आया था उस टाइम। तो सर ने मुझे बोला, आप चाइना के बारे में क्या, डेवलप इकोनॉमी की मैंने बोला तो बोले ना एन खेले डेवलप्ड इकोनॉमी। उसने बोला नहीं, चाइना डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी। मैंने कहा अच्छा, इतने सारे कंट्रीज को वो सामान भेजता है, इतना अच्छा उनका हेल्थ स्टैंडर्ड है, इतनी अच्छी उनकी लिटरेसी है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस है वो इतने अच्छे हैं, फिर भी डेवलपिंग क्यों? फिर मैंने रिसर्च किया, घर में गया, पढ़ा। मैंने कहा नहीं, सर ने मेरे दिमाग में कंफ्यूजन डाला। तो मैंने पढ़ा, मैंने जनरली इस बात को जाना कि चाइना जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी अभी फुली डेवलप्ड क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजन है। इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज जो होनी चाहिए उतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, उतनी पॉसिबिलिटीज वहां पर मौजूद नहीं है। बहुत सारा लीकेज है, अभी इकोनॉमिक लीकेज है, जिसकी वजह से चाइना क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी। कितनी इकोनॉमी होगी? 3। अब हम बात करेंगे और एक टाइप ऑफ इकोनॉमी की। द इकोनॉमी इज नोन एज डेवलप्ड इकोनॉमी। क्या बात करेंगे बच्चा? अब बोलो डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है? ये वो इकोनॉमी जहां पर फुल प्रोडक्शन होती है, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पीक पर है, जहां पर कंजप्शन पीक पर है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, ट्रेड एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और ऐसी इकोनॉमी इस दुनिया में बहुत कम मिलती है। क्या मिलती है? स्वीडन का नाम जानते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी। नॉर्वे का नाम जानते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी। समझ में आया? स्वीडन, सूडानी, हाँ हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बन जाती हैं,
या बाल्कन कंट्रीज, अलग अलग ग्रुप से आप लोग इंडियन जब जियो पॉलिटिक्स पढ़ोगे उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस इकोनॉमी की? डेवलप्ड इकोनॉमी की। ये वो इकोनॉमी होती है जो फुल्ली डेवलप्ड होती है, इनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होता है, कंजप्शन भी अच्छा होता है, लेवल ऑफ इनकम जो लोगों की होती है वो अप टू पार होती है, यहां पर पर कैपिटा इनकम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इकोनॉमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफी अच्छी होती है। ये इकोनॉमी जो है ये दुनिया में आपको मिलेंगे, ज्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और हमारी मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज भी इसमें शामिल की जाती है। लेकिन ऐसी इकोनॉमीज जो फुल लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर पहुंची उनको हम क्या कहेंगे? कितनी होगी? 4 कंट्रीज। पहले मैंने पढ़ाया वाइब्रेंट, दूसरा हो गया स्टैग्नेंट, तीसरा हो गया डेवलपिंग और चौथा हो गया डेवलप्ड। नाउ वी हैव द लास्ट टाइप ऑफ द इकोनॉमीज, दैट वेरी इकोनॉमीज नोन एज बैकवर्ड इकोनॉमीज, और उनको हम कहते हैं LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लिखे निंद्रमा खसखस, अगर नींदर खसखस तेल में निबर के गार्ड में रबडू सो वो होता है, एक पिल्लू होता है, उसमें हवा भरो तो वो आपके लिए पिल्लू बनेगा, तो आप सोच सकते हो। लेकिन सोना नहीं है, कहाँ मत है पुइस पर बिछोंगे, उतना नहीं है टाइम। अब सुनो बेटा, LDCs, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, क्या? और मेरे जिगर के टुकड़ों, इन्हीं को बोला जाता है क्या? बैकवर्ड कंट्रीज। क्या? तो ऐसे मंद आवाज में बदलाव उछा, तो ये असर है, कभी कभार लोगों को खिताब भी किया है। अब वो छोड़ गए हम, अब हम आ गई नई दुनिया में। आया समझ? अब जरा सीरियसली क्यों बैठे हो? आज ही एंटी बनना है, बन जाओगे इंशाल्लाह। थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखो तो ज्यादा मजा आता है, ऐसे मत बैठो। मुझे लगता है कि मैं आपको डरा रहा हूं। हाँ, क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? समझ में आया समझ? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बैकवर्ड कंट्रीज। बच्चा मेरा, ये वो कंट्रीज हैं जो गुर्बत की दहलीज पार नहीं कर पा रहे। इनके लोग ऐसे लोग हैं जहां पर लिटरेसी रेट 40% के बिलो है। अफगानिस्तान आएगा जहां पर 28% ही लिटरेसी रेट। ठीक है मेरा बच्चा? इसमें आपको रिसेंटली श्रीलंका फंसता हुआ दिखेगा। ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। समझ में आया बच्चा? ये वो कंट्रीज है जिनकी प्रोडक्शन भी अच्छी। उछो आप मेरी तरफ देखो, एक कंसेप्ट अगर अपनी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन को समझा होगा ना, तो आप देखो इन्हीं की डेवलपमेंट की बुनियाद पर ये इकोनॉमी के टाइप्स बनते हैं कि नहीं बनते? अच्छा, लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इधर? लीस्ट डेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की वो इकोनॉमीज हैं जो गुर्बत के दहलीज को पार नहीं कर पा रही। यहां पर पोवर्टी पीक पर है, प्रोडक्शन लेवल बहुत ही कम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली कम है, कंजप्शन तो घटिया से घटिया तरीन जा रही है, इनकी लिटरेसी रेट का डामाडोल है, और इनके यहां पर लेवल ऑफ इनकम जो है उसका भी डामाडोल है। रिसोर्स अगर अवेलेबल है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल एंड मेन पावर इन एफिशिएंसी। ना तो इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ना ही इनके पास मेन पावर अच्छा है। ठीक है बच्चा? अब बोलो कितनी इकोनॉमीज मैंने आपको पढ़ाई, जरा बोलो क्या क्या? अगर मैं इधर 4 इकोनॉमीज, 4 कंट्रीज का नाम लिखूंगा, आपको मैं बोलूंगा इनमें से एक कंट्री पिक कीजिए जो कि डेवलपिंग में आएगी। आप कर पाओगे? ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अगर मैं लिखूंगा 4 कंट्रीज का नाम, आपको बोलूंगा इनमें से एक वाइब्रेंट इकोनॉमी पिक कीजिए, कर सकते हो। अगर मैं बोलूंगा एक इकोनॉमी जो कि सबसे बैकवर्ड है, आप कर पाओगे उसको? तो बैकवर्ड इकोनॉमीज का दूसरा नाम क्या है? LDCs। देखो पॉलिटिकल टच थोड़ा देंगे इस कंसेप्ट को, एक छोटा सा पॉलिटिकल टच। मेरी इकोनॉमिक्स कहती है, पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी। मेरी इकोनॉमी कहती है ये जो LDCs है, ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो एक जमाने में किसी दूसरे कंट्री की क्या हुआ करती थी? कॉलोनाइज मैंने वर्ड नहीं बोला, इंप्रोवाइजेशन ठीक है लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं। समझ आया बच्चा? हाँ, कॉलोनी होती थी। क्या होती थी? अब आपको पता है कॉलोनी क्या होती है। जब मैं आपके ऊपर डोमिनेंट होकर आपको सब्जुगेट करूंगा और आपके रिसोर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करूंगा तो आप मेरी कॉलोनी हो। क्या हो? मैं एक पावरफुल मुल्क, आप सब छोटे छोटे मुल्क, मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके आपके रिसोर्स को कैप्चर करके उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करूंगा तो आप मेरी क्या बनोगी? तो ये जो लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में फंसी हुई कंट्रीज है ना, ये एक जमाने में हुआ करती थी सब की सब कॉलोनीज। क्या हुआ करती थी? अब जिन कॉलोनीज ने हिम्मत करके, हौसला करके अपने आप को आगे बढ़ाया तो वो डेवलपिंग या डेवलप्ड लिस्ट में आ गई है, या वाइब्रेंट या स्टैग्नेंट लिस्ट तक आ गई है। और जिन कंट्रीज का अभी
सिचुएशन या जिन कंट्रीज का हाल भी ठीक ही नहीं हो पा रहा है, वो भी उसी मुसीबत में फंसी हुई है। ठीक है, समझ में आया? आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कंट्री, अगर मैं आपको बताऊंगा, आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा होगा, आपने पोलैंड के बारे में पढ़ा होगा। पोलैंड एक ऐसा देश था जिसको हर एक कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री, ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज ना, उनको फुटबॉल की तरह यूज करते थे। जर्मनी ने भी उनको कब्जे में लिया, उसके बाद रशिया ने भी, जो सोवियत अलायंस का एक तो लेकिन आज देखो ना पोलैंड की डेवलपमेंट कितनी अच्छी है। तो अब हमने देखा ये जो LDCs है, ये ज्यादातर क्या हुआ करती थी एक टाइम पर, कॉलोनीज। मैं रिकैपिचुलेशन दूंगा, उसके बाद आगे फॉरवर्ड जाएंगे। मैंने अभी तक अपने जिगर के साथ थोड़ा बहुत जो सफर किया इकोनॉमिक्स को लेकर, आज हमारा टॉपिक छेड़ा है इकोनॉमीज का। इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक पूरा सेटअप है। ये एक एरिया के अंदर होने वाली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एक्टिविटीज को दर्शाता है, दिखाता है, समझाता है, और इसी से एक सिस्टम बनता है। तो मैंने आपको बोला एग्जाम्पल के जरिए, अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा आप हमें अपने घर की इकोनॉमी बताओ, तो आपको क्या बताना है? बताओ मुझे, आप कहां रहते हो बच्चा? बड़गांव। अगर मेरे बच्चे को कोई बोलेगा आप गांव का नाम बताना, उटलीपुरा। अच्छा, अब क्या है फुटलपुर, क्या है? तो ये फुतलीपुरा से मेरा बच्चा आया। अगर मैं उसको बोलूंगा मुझे फुतलीपुरा की इकोनॉमी बताओ, सिंपल, फुतलीपुरा में क्या प्रोड्यूस होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या कंज्यूम होता है, हमारे वहां पर क्या रिसोर्सेज है और हम इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। समझ आया बच्चा? हमारी इंडियन इकोनॉमी भी है एक इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, रिसोर्स हमारे पास है। और ये इकोनॉमी किस कंडीशन की है वो हमने देखा। इकोनॉमिक कंडीशन 5 तरह की बन सकती है। क्या क्या? वाइब्रेंट, स्टैग्नेंट, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलप्ड। समझ आया? कसम हुई? आगे जाए, आगे जाए। Now we will move forward for the next topic, that is sectors of economy. और मेरा बच्चा सुनो मेरी बात, अभी मैंने पहले ही बोला, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, इसलिए मुझे पढ़ना वो लागत ना सच में A to Z कंटेंट विद, जिसको हम कहते हैं ना 100% एक्यूरेसी। समझ में आया? कंटेंट आपको आप भी ऊपर जो आप सर है उसी से मिलेगा। यहां पर जो कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा ना, इसको आप दिमाग में रखो, रफ पर खुद उतारो। उसके बाद जो यहां से PDF आपको जाएगी ना, उससे आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे और डीपली से मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले बोला मेहरबानी करके जहन खुला रखो, ये मत समझो अच्छे मेरा नाम कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, मैंने अभी आपको बोला हम कब बोलेंगे एक कंट्री बैकवर्ड है, अगर एक कंट्री के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन उनको वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसी कंट्री क्या है? बैकवर्ड। अगर एक कंट्री के पास पोटेंशियल है, वो कि अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है? बैकवर्ड। अगर एक कंट्री के पास पॉसिबिलिटीज है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इससे बेहतर हो सकता है जैसा अभी है, वो नहीं दे पा रही, तो वो क्या है? बैकवर्ड। और अगर एक कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज मौजूद है लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। अगर एक कंट्री अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ा सकती है तब भी नहीं बढ़ा रही है, वो क्या है? बैकवर्ड। अगर एक कंट्री में पॉसिबिलिटीज है एम्प्लॉयमेंट को दूर करने का, अभी J&K की इकोनॉमी मुझे बैकवर्ड ही तो नजर आ रही है। हमारे पास अवेलेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, एवेन्यूज है, कर सकते हैं लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो रहा, तो ये बैकवर्ड ही तो है, मानेंगे हम बैकवर्ड। आप रोड और डैम देखकर एक इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते। एक इकोनॉमी के बहुत सारे सेटलमेंट्स को ठीक करना पड़ता है, तब जाके इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाती है। अब बात करेंगे इधर एक छोटा सा टॉपिक और मैं चढ़ूंगा, तो ये क्या लिखा मैंने आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान दो प्लीज। हाँ, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सुनो मेरा बच्चा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जनरली आपको पता होता है सेक्टर्स क्या होते हैं। अब सुनो, मैं हर एक टॉपिक को लिंक अप करके दूंगा। अभी हमने क्या पढ़ा? इकोनॉमी। उसके बाद हमने क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे अभी किन चीजों की? सेक्टर्स की। अगर आपको बोला जाएगा सेक्टर्स बताओ, आप सिंपली बताओगे सेक्टर्स वो इकोनॉमी के होते हैं जो हमारी GDP को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। टी बनियो ना, मुझे पता है वही बोलोगे, लेकिन ऑथेंटिसिटी किसी और चीज का नाम है। सुनो सेक्टर्स क्या होते हैं। वो सेक्टर्स वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा लायअमल है, वो जगह जिनमें हम अपना प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन करके गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे लिए क्या बनते हैं? सेक्टर्स। सुनो फिर से। सेक्टर्स कुछ भी नहीं है बच्चा, ये एक सिस्टम है। क्या है? जिस सिस्टम के साथ डील करके हम कुछ ना कुछ वहां से प्रोड्यूस करेंगे और फिर उन्हीं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उन्हीं चीजों को क्या करेंगे? कंज्यूम। सेक्टर्स क्या है? सिस्टम। सेक्टर्स क्या है? जिन चीजों का इस्तेमाल करके हम वहां पर
या जहां पर हम काम करके चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और चीजों को कंज्यूम करेंगे। फिर से सुनो, तो ये सेक्टर्स आपको पता है हमारे यहां पर कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। सबसे पहला प्राइमरी एंड अलाइड सेक्टर्स। क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर, या इसको प्राइमरी एंड अलाइड सेक्टर्स कहा जाता है, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा आता है सेकेंडरी, और तीसरा आता है टेरिशरी। ये तो सेक्टर्स है ना, है कि नहीं है? क्या क्या सेक्टर्स हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। फिर से बोलो, क्या क्या सेक्टर्स हैं? अब देखो, प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या प्रोड्यूस किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया और क्या कंज्यूम किया, उसका शेयर आएगा तो वो हम काउंट करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या प्रोड्यूस किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया और क्या कंज्यूम किया। इसी तरह से टेरिशरी सेक्टर में हमने ये क्या किया। समझ में आया बच्चा? अब सिंपल बोलो, सेक्टर्स कितने इकोनॉमी के? क्या क्या? जब भी आपको सेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे ना, आप दिमाग में रखो सेक्टर्स में पढ़ाया जा रहा है, हमें यही देखना है किस सेक्टर में क्या प्रोड्यूस हुआ, किस सेक्टर में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ और किस सेक्टर में क्या कंज्यूम हुआ। और इन सारी चीजों को यूटिलाइज करके, इन सारे प्रोसेस को सम अप करके फाइनल हम देखते हैं कि हमने एक मुल्क में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, जो हमारे कंट्री का क्या बनाता है? जीडीपी, जो हमारा मोस्ट ऑथेंटिक, यही से इकोनॉमिक स्टार्ट होगी, जो हमारा मोस्ट ऑथेंटिक टॉपिक है, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल सेक्टर्स के बारे में और सेक्टर्स अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। ठीक है बच्चा? आप यूपीएससी पढ़ रहे हो कि जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हो? यूपीएससी के लिए, जेके एसएसबी। हाँ, यूपीएससी के लिए तो सेक्टर्स में कम से कम मुझे 10 दिन लगेंगे अगर यूपीएससी के लिए पढ़ोगे। सुनो सुनो, फिर भी मैं अच्छा खासा इसको पोस्टमार्टम करूंगा। अब जेके एसएसबी हो गया, वो 2014 से जेके एसएसबी ने एग्जाम करने शुरू कर दिए। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, पहले डिफिनेशन दी जाती थी न्यूट्रिशन की, बोला जाता था डिफाइन करो ये क्या है, नीचे आपको सिर्फ क्लिक करना होता है ये न्यूट्रिशन। बैलेंस्ड डाइट की डिफिनेशन होती थी, इकोनॉमी की डिफिनेशन। अब वो नहीं है। अब 2014 से देखो अब तक 1 डिकेड से ज्यादा टाइम हुआ, अब वहां से पॉइंट्स खोज कर निकाले जाते हैं जहां पर हमने तस्वुर भी नहीं किया होता है। इसीलिए ध्यान से सुनो। अब हमारे पास कितने सेक्टर से बचा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। इन्हीं सेक्टर से जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा क्या बनता है? जीडीपी। समझ आया बच्चा? कितने सेक्टर्स हैं? अमना कितने? क्या क्या? अब सुनो मेरा बच्चा, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो ऐसा पता ही, प्राइमरी सेक्टर को हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या कहते हैं? मगर अगर आपने भी एग्रीकल्चर सेक्टर बोला ना तो आपने इकोनॉमिक्स को पीछे से पकड़कर मर्डर कर दिया उसका। प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले लिखा प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। क्या आएगा? आपकी फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी सेक्टर में आता है, आपकी माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आती है, आपकी क्वायरिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आती है, आपकी ड्रिलिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। ज्योग्राफी पढ़े हो? हाँ, क्या होता है? सुना है? माइनिंग, क्वायरिंग, ड्रिलिंग क्या होता है? क्वायरिंग, माइनिंग का मतलब होता है जमीन के अंदर डीप होल के जरिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। समझ में आया? क्योरिंग का मतलब होता है जमीन के ऊपरी तार से ही किसी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना, जिसमें आप वो ग्रेवल वगैरह, बाजरे वगैरह उठाते हो। और ड्रिलिंग का मतलब होता है किसी लिक्विड मिनरल को डीप होल के जरिए जमीन से बाहर निकालना। तो ये सारी एक्टिविटीज किस में आती है? प्राइमरी में। आपका सेरीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा, आपका फ्लोरिकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा, आपका एपीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा, आपका पिसिकल्चर रियरिंग ऑफ फिशेस प्राइमरी सेक्टर में आएगा, आपकी जो फॉरेस्ट्री है वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। इसी तरह से हमारे प्राइमरी सेक्टर में विटिकल्चर, जिसमें हम ग्रेप्स वगैरह को कल्टीवेट करते हैं, हॉर्टिकल्चर भी इसमें आता है। ये सारी चीजें, देयर इज एमल्गेशन ऑफ द थिंग्स। तो प्राइमरी सेक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, इसीलिए मैंने क्या बोला? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को कहते हैं। इन अलाइड सेक्टर्स से हमने कितनी चीजें प्रोड्यूस की वो हमारा जीडीपी का हिस्सा बनता है। क्या बनता है? अब बोलो 12 क्या सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर को कैसे याद रखोगे? एग्रीकल्चर एंड, वेरी गुड, एग्रीकल्चर एंड। अच्छा मेरा बच्चा मुझे बोलो अलाइड सेक्टर में क्या क्या याद रखोगे? सर हॉर्टिकल्चर याद रखा, सर सेरीकल्चर याद रखा, पेसिकल्चर याद रखा, एपीकल्चर याद रखा, हमने इसी में और फ्लोरिकल्चर भी याद रखा। समझ में आया? इसमें हमारी फॉरेस्ट्री आई, इसमें हमारी माइनिंग आई, एक और चीज इसमें हमारा एनिमल हस्बेंड्री आएगा, इसमें हमारा लाइव स्टॉक रियरिंग आएगी, आपकी डेयरी फार्म की प्रोडक्शन सारी इसी में आती। इसीलिए कभी कंफ्यूज नहीं करना खुद को कि एग्रीकल्चर ही प्राइमरी सेक्टर है। ना मेरा बच्चा, एग्रीकल्चर ही नहीं है, एग्रीकल्चर के साथ और बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स जुड़ जाते तो तब क्या बनता है? प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में क्या है आगे आपको पता चलेगा। फिलहाल सेक्टर समझेंगे।
नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर? तो मेरा बच्चा ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं? इस सेकेंडरी सेक्टर में हम इनपुट्स को मैन्युफैक्चर करके आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर किसी को डिफाइन करने को बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, तो आप क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब इनपुट्स को कन्वर्ट करेंगे हम किस में? आउटपुट में। समझ आया? और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे किसी फिनिश्ड गुड में, उसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चर। लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें खाली आज इंडस्ट्रीज नहीं आती है। इधर मैं बोलूंगा मेरा बच्चा, इसमें खाली आज इंडस्ट्रीज, बल्कि इंडस्ट्री के साथ साथ और एक सेक्टर है। रिसेंटली एक पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, शायद एसएससी वालों को ये पेपर में आया था कि इसमें एक और एक्टिविटी आप जोड़िए, दैट्स कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो हमारी इकोनॉमी की है, ये कौन सी एक्टिविटी मानी जाती है? सेकेंडरी एक्टिविटी। ये किस सेक्टर में काउंट की जाती है? रोड बनना कंस्ट्रक्शन है, हॉस्पिटल का बनना कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से कोई भी चीज, अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डैम कहीं पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये किस सेक्टर में आएगा? समझ आया बच्चा? जरा बोलो मुझे, कितने सेक्टर्स हैं? क्या क्या सेक्टर है? अब प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर। किसने बोला? बुतल डस्टबिन बुफाटा पानस काला। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। समझ में आया? अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्रीज प्लस। अब यहां पर हमारा तीसरा सेक्टर और लास्ट सेक्टर, दैट्स कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर। सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन यही से आता है। हालांकि इसमें लोग उतने एंगेज नहीं है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की बात करेंगे, इसमें 17% लोग एंगेज है। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर में 17। हाँ, नाउ लिसन माय डियर, द लास्ट सेक्टर विच इज डिस्कशन इज सेकेंडरी, सॉरी, टेरिशरी सेक्टर। अब क्या है ये टेरिशरी सेक्टर? बेटा ये सर्विस सेक्टर है। क्या है? मैं जो यहां पर आपको चिल्ला चिल्ला के चीजें समझा रहा हूं ना, अपने जिगर के टुकड़ों को कम और जानवरों को ज्यादा, तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? समझ में आया? आप जिस गाड़ी से यहां तक आए ना, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है ये बेचारा, अगर अल्लाह ताला थे ना खुश तो खुशहाल, अगर ये बीमार है कैसे अगर ये बीमार हो जाएगा, इसको डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाना है ना, तो डॉक्टर इसको क्या देगा? सर्विस। समझ में आया? इंजीनियर आपको किसी मकान का नक्शा देगा, किसी ब्रिज का नक्शा देगा, वो क्या दे रहा है? तो सर्विसेज होती है जो हमारी, जो वो सर्विस सेक्टर में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी कितनी सर्विसेज आती है, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं जो हमें सर्विस दे रहे हैं, जो हमारी किसी जरूरत को पूरी करने में हमारी मदद करते हैं। तो दिस इज द थर्ड सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर फॉर द जीडीपी। यहां से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के लिए आता है। ठीक है बच्चा? समझ में आया? मुझे लगता है आज इतना काफी रहेगा क्योंकि हम आगे लंबा गए। नाउ लिसन माय डियर, कल के लिए टॉपिक आज ही मैं अनाउंस करूंगा। अगर कल हमारा और आपका साथ रहा, कल हम नेशनल इनकम और जीडीपी को पूरी तरह से पोस्टमार्टम करके रखेंगे। होप करूंगा मैं आप घर से पढ़कर आओगे, थोड़ा थोड़ा बहुत ट्रिकी बनेगा, आप क्वेश्चन करोगे, थोड़ा मजा आएगा मुझे। नाउ लिसन, एक बार फिर से मैं रिकैपिटुलेशन दूंगा, हमारा आज का सफर आपके साथ कहां तक रहा और कैसा रहा। हमने आज अपने जिगर के टुकड़ों को क्या पढ़ाया? आया समझ? जहां पर सीरियस होना है वहां पर नहीं होते, जहां पर मैं बोलता हूं अच्छे से बैठो, वहां पर आप सीरियस हो जाओगे। आया समझ? हाँ, इकोनॉमी क्या होती है पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर मुझे आपसे सुना। एक एरिया जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन करते हैं, और जिस भी एरिया की हम ये एक्टिविटीज पढ़ेंगे वो उस एरिया का सिस्टम बनता है, उस एरिया की इकोनॉमी बनती है। हमने इकोनॉमीज को अलग अलग कैटेगरीज में रखा, एक पोस्टमार्टम किया तो हमने 5 इकोनॉमीज को पढ़ा। वाइब्रेंट जो कंसिडरेबली चेंज होती रहेगी, एक पोजीशन पर नहीं रहेगी। स्टैग्नेंट जो पिछले 10 से 20 सालों पर एक ही पॉइंट पर रुकी हुई है, अगर ग्रोथ है भी तो वो लीस्ट कंसर्न से जा, बड़ा ना के बराबर ग्रोथ जा रहा है। फिर हमने डेवलपिंग पढ़ी, वो जो इकोनॉमी भी डेवलप्ड प्लेटफॉर्म पर नहीं है लेकिन ये डेवलपमेंट के और बढ़ रहे हैं, इनको भी डेवलप्ड होने के लिए बहुत कुछ करना है, तब जाके ये क्या बनेंगे? डेवलप्ड। फिर हमने पढ़ी डेवलप्ड कंट्रीज, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने अपना सब कुछ ठीक किया है, अपनी इकोनॉमी की हर एक कंडीशन को ठीक करके, ये पूरी प्रोडक्शन अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, कंजप्शन अच्छी है, और उसके बाद रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, सस्टेनेबल वे से रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी। फिर हमने पढ़ी लीस्ट डेवलप्ड और बैकवर्ड कंट्रीज, ये वो कंट्रीज है जो बिछड़ी हुई कंट्रीज हैं, जिनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये कॉलोनियल कंट्रीज मानी जाती है, और इन कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ज्यादा पीछे है एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। हाँ, नाउ लास्ट थिंग, उसके बाद मैंने आपको सेक्टर्स पढ़ाए जिनमें हम ये एक्टिविटीज करते हैं। हम जिस जगह पर ये एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे सेक्टर्स बनते हैं। तो सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। अब प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर हो गया वो सेक्टर जो
जिसमें हम एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स को पढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, इसमें हम इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। और उसके बाद सर्विस सेक्टर, जिसमें हम अपने सर्विस प्रोवाइडर्स को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे जिगर के टुकड़ों ने मेरी हर एक बात को अच्छे से सुना होगा। ठीक है, मैं आज के टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं देखूंगा आपको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, इकोनॉमी आप किस चीज का नाम रखते हो, क्या होता है इकोनॉमी? वेरी गुड। आप मुझे स्टैग्नेंट और वाइब्रेंट इकोनॉमी का डिफरेंस बताओ एक पॉइंट में। गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बोलो, प्राइमरी सेक्टर के साथ साथ किस किस चीज को जोड़ते हैं हम? गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बोलो, कंस्ट्रक्शन को हम किस सेक्टर में काउंट करते हैं? तो आज रहेगा इतना ही, बाकी मुलाकात होगी आपके साथ कल। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हम नासिर है, मेरा भी आपका भी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बला बचा, इसको बंद करो। मैं जाऊं? कंफ्यूजन अगर होगा तो अभी नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।